बच्चों क्लास 12 हम लोगों का नया लेसन चल रहा था जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो इसमें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था जनसंचार का परिचय पढ़ा था, फिर संचार का परिचय पढ़ा, फिर उसके बाद कल हम लोगों ने जनसंचार के प्रमुख साधन पढ़े। तो उन प्रमुख साधन में था पहला हमारा प्रिंट मीडिया, दूसरा था रेडियो, तीसरा था चलचित्र और चौथा था टेलीविज़न। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा था जनसंचार के माध्यमों की विशेषताएं। तो उन विशेषताओं के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने पढ़ा था। तो पहला पॉइंट था हमारा उच्च तकनीकी पर आधारित, और दूसरा था समकालिकता, तीसरा था श्रोताओं की विभिन्नता, चौथा था संचार एक वृत्ति के रूप में, पांचवा था अनाम या गुमनाम प्रचार, छठवां था व्यापक क्षेत्र, और सातवां था संगठित संचार, आठवां था विविध प्रकार्य, और नौवां था सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम संभव। तो ये इनके बारे में हम लोगों ने कल पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। और अब आज का हमारा टॉपिक है इसी लेसन का आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ। आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ, आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मास मीडिया या जनसंचार, यह दोनों ही छापे खाने के आविष्कार से प्रारंभ हुआ था। वैसे तो मुद्रण काल का प्रचलन जो है कई शताब्दियों से हो गया था, परंतु उनका स्वरूप आधुनिक छापे खाने से भिन्न था। आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित जो मुद्रण कार्य था वह सर्वप्रथम सन 1440 में 1440 में यूरोप में प्रारंभ किया गया था। तो यूरोप में जब ये प्रारंभ हुआ था तो वहाँ छपाई कला को तकनीकी रूप देने का श्रेय जो था वह जोहान गुटेनबर्ग को है, जिसने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। इन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका श्रेय इनको दिया गया। उस काल में जो मुद्रण तकनीकी थी वह धार्मिक पुस्तकों की छपाई उससे की जाती थी। उसमें धार्मिक पुस्तकें जो थीं उनकी छपाई का कार्य हुआ करता था। लेकिन जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके अंतर्गत मुद्रण उद्योग जो है वह विकसित होने लगा, और प्रारंभ में प्रिंटिंग प्रेस के उत्पाद जो हैं वो समाज के अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए रहे। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब प्रौद्योगिक परिवहन सुविधाएं और साक्षरता की वृद्धि हुई तब समाचार पत्रों का प्रचलन जो है प्रारंभ हो गया। जब समाचार पत्र जो हैं समाज में अनेक सदस्यों के पास क्या हुए, पहुंचने लगे, तो इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने पर देश में सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास एक ही समय में समाचार पत्र पहुंचने लगे।
तो सभी लोग जो थे वो समाचारों से क्या होने लगे, अवगत होने लगे। तो इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं को आपस में जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। तो जब जुड़ा हुआ महसूस करने लगे तो इसके साथ ही देशवासियों में क्या हुआ, हम की भावना, इसका विकास होने लगा। तो इसी प्रवृत्ति के कारण देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और देश के लोग अपने आप को एक परिवार के सदस्य जैसा महसूस करने लगे और जो लोग अपरिचित थे उनमें भी मित्रता का भाव विकसित होने लगा। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के समाज में कुछ सुधारक नियमित रूप में विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में सामाजिक मुद्दों को लेकर लेख जो है वह निकलने लगा और वाद विवाद भी होने लगा। तो भारत में एक राष्ट्रवाद के विकास उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या हुआ, संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामने आने लगे। तो इस काल में जो राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत करने में योगदान दिया था महत्वपूर्ण, इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। और जब पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया तो सेंसर व्यवस्था लागू कर दी। तो इस काल में प्रायः सभी राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं को औपनिवेशिक सरकार की ज़्यादातर जातियों को जो है उनको सहन करना पड़ा। और जब उनको सहन करना पड़ी उनकी जाति की, तो देश में राष्ट्रवादी प्रिंट मीडिया ये क्या हुई, निर्भीक होकर के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचलन समर्थन करता रहा। तो इसके सभी प्रयास जो हैं औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए होते रहे। जब इसके शासन को समाप्त करने के लिए होते रहे तो ब्रिटिश शासन ने शासनकाल में जनसंचार के माध्यम केवल समाचार पत्र और पत्रिकाओं तथा फिल्मों तथा रेडियो यही इसका माध्यम रह गया था। तो रेडियो भी स्वतंत्र नहीं था, बल्कि इस पर भी सरकारी स्वामित्व जो था वो था। रेडियो प्रसारणों में राष्ट्रीय विचारों को व्यक्त करने की छूट नहीं दी गई थी। भले ही पत्र पत्रिकाओं तथा फिल्में स्वतंत्र एवं स्वामित्व संपन्न थीं और व्यवहार में इन पर ब्रिटिश सरकार के अनेक प्रतिबंध बराबर लगते रहते थे। लेकिन देश में साक्षरता की कमी के कारण पत्र पत्रिकाओं का प्रसार भी कम था। लेकिन इसका अभाव व्यापक जब होने लगा तो समाचार पत्रों की सूचनाओं के बाज़ारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ा एवं सुनाया जाता था। तो इस काल में पत्र पत्रिकाओं के स्वतंत्र भारत के स्वरूप के विषय में सबसे अधिक विचार व्यक्त किए जाते थे। तो जो सबसे अधिक विचार व्यक्त किए जाते थे तो उसमें जो है
भारत में प्रकाशित होने वाले कुछ प्रारंभिक पत्र पत्रिकाओं का इतिहास जो है इस प्रकार है। पहला, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित बंगला भाषा का समाचार पत्र संवाद कौमुदी 1821 में थी। फिर उसके बाद फ़ारसी का पत्र मिरात उल अखबार, ये 1822 में थी। फिर तीसरा था गुजराती प्रेस के अग्रदूत द्वारा प्रकाशित दैनिक बॉम्बे समाचार, ये भी 1822 में प्रकाशित था। फिर चौथा था ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित बंगला भाषा का पत्र सोम प्रकाश, यह 1858 में था। फिर था द टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये मुंबई से प्रकाशन होता था, ये 1861 में होता था। फिर उसके बाद दी पापनियर इलाहाबाद से ये प्रकाशित होता था पत्र 1865 में। दी मद्रास मेल, ये 1868 में प्रकाशित होता था। फिर दी स्टेटमैन कोलकाता से प्रकाशित होता था 1857 में। और था दी सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर से ये प्रकाशित होता था 1876 में। तो इस प्रकार के ये इतने जो हैं पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थी। अब हम अपना अगला टॉपिक इसमें लेंगे, स्वतंत्र भारत में मास मीडिया। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया जो है, इसका जनसंचार के माध्यमों का समाज में सदैव विशेष महत्व रहा है तथा सरकारें भी इनके विकास के प्रति जागरूक रहती थीं। देश के स्वतंत्र होने के उपरांत भारत सरकार की मास मीडिया के विकास एवं उपयोग के प्रति ईमानदारी जो थी वह सक्रिय हुई और स्वतंत्र भारत में मास मीडिया की स्थिति एवं विकास का विवरण प्रस्तुत करने में पूर्व स्वतंत्र भारत की सरकार का दृष्टिकोण जनता में आवश्यक हो गया। तो जब जनता में इनका दृष्टिकोण आवश्यक हो गया तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और प्रधानमंत्री का मास मीडिया के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण था। उनके अनुसार मास मीडिया को लोकतंत्र के पहरेदार की व्यावहारिक भूमिका निभानी चाहिए थी। उस समय क्या हुआ, जनसंचार माध्यमों से यह अपेक्षा की गई कि उसके द्वारा देश की जनता के हृदय में आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय विकास की भावना को जगाया जाए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के मामले सामने जो हैं विकास का मुद्दा सबसे अधिक महत्व का विषय बन गया। तो इस स्थिति में जनता ने क्या किया कि जनता को विकास कार्य से अवगत कराने के लिए जनसंचार के माध्यम का साधन सबसे प्रमुख रहा। उस समय क्या था कि देश एवं समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं तथा अंधविश्वास जो था उसको समाप्त करने का दायित्व भी मीडिया पर ही सौंपा गया। तो देश एवं समाज में अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, ये जैसी सामाजिक कुरीतियाँ जो व्याप्त थीं, जादू टोना, विश्वास
चिकित्सा, जब इन सब चीज़ों, अंधविश्वासों, इन सब चीज़ों का बोलबाला जो था समाज में, इन बुराइयों से मुक्त करने का मुख्य साधन मास मीडिया रखा गया। फिर स्वतंत्र भारत में एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण का लक्ष्य सामने आया। तो इसके लिए एक तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की क्या हुई, आवश्यकता पड़ी। तो जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो इसको प्राप्त करने के लिए सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा संचार जो है, फिल्म वृत्तचित्रों का निर्माण किया जाने लगा और सभी सिनेमा घरों में मुख्य फिल्म के प्रारंभ होने से पूर्व इस प्रकार की सूचना संपर्क लघु फिल्मों का प्रसारण किया जाने लगा। तो इससे जन साधारण सरकार के उद्देश्य तथा विकास में इससे अवगत कराया गया। जैसे अब इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना का है, आप अगर किसी को मोबाइल से फ़ोन भी करिए तो पहले कोरोना से बचाव के बारे में बताया जाता है और उसके बाद फिर घंटी जाती है। तो इसलिए स्वतंत्र भारत में मास मीडिया के मुख्य साधन आप लोगों को बताया गया था, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो इसके द्वारा किया जाना प्रारंभ हुआ। तो आइए पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं, रेडियो। रेडियो जो है, इससे किस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ। हमारे देश में सन 1920 के दशक में रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सन 1920 के दशक में रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। उस समय कलकत्ता, जो कि आजकल कोलकाता है, तथा मद्रास, चेन्नई जिसे कहा जाता है, ये अपरिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों द्वारा रेडियो प्रसारण करते थे। इसके बाद 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो इस समय रेडियो प्रसारण का विकास हुआ। इसका कारण यह था कि उस समय रेडियो ही मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के प्रचार का मुख्य साधन था। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय पूरे देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। फिर उसके बाद जो है 6 रेडियो स्टेशन थे तथा इनके द्वारा नगरीय श्रोताओं को लाभ मिलता था, क्योंकि गांव में इसकी जो है सुविधा नहीं उपलब्ध थी। फिर इसका प्रसारण भी सीमित था। सन 1950 में देश में कुल जो है आपका 5.46 दोस्तों रेडियो लाइसेंस जो हैं वह बने, 5,46,200। फिर क्या हुआ, आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रारंभिक समय में नव राष्ट्र के विकास में मीडिया की विशेष भूमिका सामने आई और इस काल में आकाशवाणी जो है, इस काल में आकाशवाणी के कार्यक्रम समाचारों, सामायिक विषयों तथा विकास पर होने वाले चर्चाओं का ही बोलबाला प्रारंभ हुआ करता था। और इस काल में आकाशवाणी का एक मनोरंजन संबंधी चैनल
विविध भारती, जो आज आप देख रहे हैं, आज भी ये चैनल रेडियो में प्रसारित करता है। तो इसमें जो था विविध भारती, यह प्रारंभ किया गया था और इस चैनल पर श्रोताओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हिंदी फिल्मों के गानों का प्रसारण होता था। सन 1957 में एक उल्लेखनीय इसमें परिवर्तन हुआ। इसमें विविध भारती तथा आकाशवाणी को दोनों को आपस में मिला दिया गया और कुछ समय उपरांत रेडियो पर प्रायोजित कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी प्रसारित होने लगे। इसमें आकाशवाणी जो थी उसकी आय भी होने लगी और आगे चलकर रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में निरंतर विस्तार जो है तीव्र गति से होने लगा। और जब इसका विकास तीव्र गति से होने लगा तो आसपास की जो राजधानियाँ थीं, रेडियो स्टेशन वहाँ पर स्थापित किए गए। तब जब रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए तो इसके प्रसारण में विशाल इसकी संरचना विकसित हो चुकी। अब क्या है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर रेडियो प्रसारण की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इनमें भौगोलिक, भाषाई एवं संस्कृति विविधता को ध्यान में भी रखा गया है। तो देश के प्रारंभ में रेडियो प्रसारण को कम लोकप्रियता मिली। इसका मुख्य कारण क्या था कि उस समय रेडियो सेट या बहुत महंगे थे। रेडियो का जो सेट था वो बहुत महंगा आता था। ट्रांजिस्टर की फिर शुरुआत हो गई। इसमें रेडियो प्रसारण आसानी से सुने जाने लगे। तो इसका कारण ट्रांजिस्टर सस्ते हो गए तथा बैटरी से चलने लगे। तो इन सुविधाओं के कारण सन 2000 में के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 11 करोड़ परिवारों द्वारा रेडियो प्रसारणों को सुना जाने लगा और रेडियो प्रसारण 24 भाषाओं तथा 146 बोलियों में उपलब्ध था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ गई है। तो ये तो हो गया रेडियो के द्वारा किस तरीके से जो है वह प्रसारण किया जाता था। फिर रेडियो के बाद आया टेलीविज़न। तो टेलीविज़न जो है यह भी मास मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक साधन है। स्वतंत्र भारत में सन 1959 में टेलीविज़न के कार्यक्रमों को सीमित रूप से प्रारंभ किया गया था। उस समय टेलीविज़न के कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है वह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था और बाद में अगस्त 1975 से जुलाई 1978 के बीच यह सुविधा उपलब्ध होने पर शिक्षण के उद्देश्य से 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रसारण प्रारंभ किया गया था। इस काल में प्रतिदिन 4 घंटे शैक्षिक प्रसारण होता था और यह प्रसारण 2400 टीवी सेटों पर सीधे तौर पर दिखाया जाता था और इसी काल में दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर में
दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए। इसके बाद शीघ्र ही कोलकाता, चेन्नई, जालंधर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुए और इन सभी केंद्रों पर केंद्रों से अपने कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। इन कार्यक्रमों में समाचारों के अतिरिक्त बच्चों, महिलाओं, किसानों के लिए भी कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा और धीरे धीरे कुछ मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे। फिर उसके बाद आगे चलकर क्या हुआ कि दूरदर्शन के कार्यक्रम में वाणिज्य हो गया और दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। और अब जो है आपका दूरदर्शन विज्ञापनों का खुलकर प्रसारण करता है। इसके साथ ही दूरदर्शन के दर्शकों में क्या होने लगा, परिवर्तन भी होने लगा। और जब ये परिवर्तन होने लगा तो दूरदर्शन मनोरंजन कार्यक्रमों को क्या किया, इसने प्राथमिकता देने लगा। तो ये सभी कार्यक्रमों का मुख्य रूप से नगरीय दर्शकों के रुचि के अनुसार होता था। लेकिन सन 1982 में 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ और उस समय खेलों का रंगीन प्रसारण भी जो है वह दूरदर्शन पर होने लगा। तो राष्ट्रीय नेटवर्क का भी इसमें क्या हुआ, तेजी से विस्तार हुआ। फिर इसमें परिवर्तन जब परिणाम स्वरूप दूरदर्शन के प्रसारणों का जब व्यापक स्तर पर वाणिज्य भी हुआ तो सन 1984 और 85 की अवधि में 1984 या 85 की अवधि में देश में टेलीविज़न ट्रांसपोर्टरों की संख्या बढ़ने लगी और इस विस्तार के परिणाम स्वरूप देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग द्वारा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखा जाना शुरू हो गया। फिर लगभग इसी अवधि में सन 1984-85 वाली में ही दूरदर्शन पर हम लोग 1986-87 में बुनियाद नामक जो है वह सोप ओपेरा का प्रसारण हुआ। इन कार्यक्रमों को दर्शकों द्वारा अधिक पसंद किया गया और लोकप्रियता जो है वह इन संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। तो दूरदर्शन को बहुत अधिक विज्ञापन मिलने प्रारंभ हो गए। जब बहुत अधिक विज्ञापन मिलने लगे तो इसमें लोकप्रियता से प्रभावित होकर आगे चलकर क्या हुआ, 1987-88 में रामायण तथा 1889-90 में महाभारत महाकाव्यों का अभूतपूर्व प्रसारण हुआ और वर्तमान समय में हमारे देश में टेलीविज़न उद्योग अपनी चरम सीमा के विकास पर है। आज एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। आज देश के कोने कोने में टेलीविज़न के कार्यक्रमों को देखा जाता है। फिर अब है उसके बाद हमारा मुद्रण
माध्यम प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में हमारा जो है जन संचार का यह सबसे पुराना तथा उपयोगी मुद्रण माध्यम है। देश में प्रिंट मीडिया सामाजिक सुधार आंदोलनों, राष्ट्रवादी आंदोलनों के काल से ही सक्रिय रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश का मुद्रण माध्यम राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट गया तथा विकासात्मक मुद्दों के प्रति जन साधारण को जागरूक करने का दायित्व यह निभाने लगा और प्रिंट मीडिया पत्रकारिता को अंतरात्मा से प्रेरित कार्य मानने लगा। तो हमारे देश में सन 1975 में लागू किया गया कि आपातकाल की घोषणा से प्रिंट मीडिया तथा पत्रकारिता को जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा और इस स्थिति में प्रिंट मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू करके इसकी आवाज़ को रोक दिया गया। सन 1977 में आपातकालीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और फिर पुनः लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो गई। तो पूरे देश का प्रिंट मीडिया स्वतंत्रता तथा निर्भीक होकर कार्य करने लगा। तो देश के स्वतंत्र मीडिया पर सबको क्या हुआ, गर्व हुआ और संचार माध्यमों के राज्य की सत्ता का नियंत्रण से मुक्त हो गया। लोकतंत्र से मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई। तो ये हम लोगों ने बच्चों आज पढ़ा प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इसके बारे में हमने जानकारी ली और कल का हमारा टॉपिक रहेगा भूमंडलीकरण और मीडिया। तो भूमंडलीकरण और मीडिया के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को संक्षेप में बता देते हैं कि भूमंडलीकरण और मीडिया क्या है। ये संचार के क्षेत्र में होने वाली क्रांति तथा भूमंडलीकरण में दोनों में क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध है। एक समय ऐसा था कि जब संचार माध्यमों का दायरा बहुत ही सीमित था। तो संचार माध्यमों की अधिकांश कंपनियां जो थीं वह राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती थीं और अपने घरेलू बाज़ारों तक ही यह सीमित थीं। फिर इसके बाद मीडिया उद्योग भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो विभाजित में क्या हुआ, जैसे चलचित्र हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, मुद्रित माध्यम समाचार पत्र पत्रिकाएं हुए। ये सब आपस में संबद्ध न होकर स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। तो कुछ दशकों में मीडिया उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन कर रही थी। फिर इन परिवर्तनों से कुछ परिणाम मीडिया के उद्योगों और राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित नहीं रहा। इसका क्षेत्र जो है भूमंडलीय बाज़ारों तक विस्तृत हो गया। तो जन संचार माध्यमों का जो है भूमंडलीकरण जब हो गया तो इसके साथ ही इसमें एक और परिवर्तन हुआ कि मीडिया के विभिन्न रूप जो हैं वो अलग अलग नहीं रहे, आपस में इनमें घनिष्ठ रूप से संबद्धता हो गई और यह परिवर्तन
नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये भूमंडलीकरण और मीडिया, ये दोनों भी आपस में इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। और इधर जो हम लोगों ने पढ़ा कि ओपेरा क्या, सोप ओपेरा, इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सोप ओपेरा जैसे बुनियाद, ये सीरियल प्रारंभ हुआ था और दूरदर्शन पर सबसे पहले। तो सोप ओपेरा जो है यह क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। सोप ओपेरा यह विभिन्न कथांशों, एपिसोडों पर आधारित टेलीविज़न कार्यक्रम से है। हम लोग तथा बुनियाद, ये दोनों प्रारंभ के सोप ओपेरा थे। ये जो हैं लंबे समय तक चले थे, काफ़ी दिन तक ये चले थे। हम लोग नामक जो पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में मनोरंजन संदेश में शैक्षिक अंतर्वस्तुओं का जानबूझकर समावेश किया गया था और मनोरंजन शिक्षा की संयुक्त रणनीति का उपयोग इसमें किया गया था। और हम लोग धारावाहिक के करीब 156 कथांश 17 माह तक प्रसारित किए गए थे। और इसी तरह जो है पुरानी पीढ़ी के विभिन्न लोगों से यदि आप मिलेंगे तो उनसे आपको पता चलेगा कि 1970 और 80 के दशकों में टेलीविज़न के कार्यक्रमों में क्या दिखाया जाता था। क्या उन लोगों में से कोई, टेलीविज़न अभी आपको अब नहीं मिलेगा क्योंकि टेलीविज़न में भी दिन पे दिन परिवर्तन होने गए। तो इसमें आप को देखेंगे कि 70-80 के दशक में टेलीविज़न कार्यक्रमों की जो विषय वस्तु होती थी वह पुरानी पीढ़ी के विभिन्न लोगों से अगर आप पता करेंगे तो टेलीविज़न बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। तो इसे उच्च आर्थिक स्थिति का प्रतीक माना जाता था। जिसके पास टेलीविज़न होता था तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची मानी जाती थी और इसकी कीमत जो है वह केवल अमीर लोग ही इस टेलीविज़न को ले सकते थे। कभी कभी तो आस पड़ोस के लोग जो थे वह कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने पड़ोसियों के यहाँ जाते थे। जिसके पास टेलीविज़न होता था तो जाते थे। पहले जो रामायण महाभारत आती थी तो सभी लोग अपने घर के कामों को करके, गाँव में किसी के यहाँ टेलीविज़न होता था तो लगा देते थे, तो लोग वहाँ जा कर के उसको देखा करते थे। और इसमें एक कार्यक्रम आता था, फिल्मी गानों पर आधारित आता था, चित्रहार, पुरानी फिल्में, खेतों से संबंधित, कृषि दर्शन एवं खेत खलिहान, ऐसे कार्यक्रम जो हैं वह इसमें दिखाए जाते थे। फिर जब 1980 में भारत में एशियाई जब खेल प्रारंभ हुए थे तो रंगीन टेलीविज़न का प्रचलन नहीं था उस समय। तो टेलीविज़न प्रसारण जो है उसमें सोप ओपेरा मतलब सीरियल्स इसलिए प्रारंभ किए गए। तो इसमें आपको बताया गया था 2 सीरियल। फिर महाभारत महाकाव्यों पर फिल्में आने शुरू हुई। फिर उसके बाद टेलीविज़न धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। जब टेलीविज़न बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया तो इसमें अनेक सोप ओपेरा सामाजिक विषयों पर जैसे लैंगिक समानता, छोटा परिवार, राष्ट्रीय एकता, इन सब को बढ़ावा देने लगा। इन सब का प्रचार जो है बीच बीच में ऐड देना प्रारंभ किया गया। तो बाद में जैसे हम लोग जो था ये क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध सोप ओपेरा था। इसमें आपको बता दें कि अशोक कुमार जो हैं इन्होंने इस ऐसी एपिसोड में इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया था
और हम लोग को देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% थी। और 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। और मैगी और लिम्का जो थे, इनका भी विज्ञापन इस पे किया जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि इसमें जो है बहुत चीज़ें ऐसी थी जिनका प्रसार होता था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशकों में जो लोग पढ़े हुए थे, उनमें पीढ़ी में से अगर किसी से ये आप पूछेंगे कि वृत्त चित्रों के बारे में, तो उन दिनों सिनेमा घरों में फ़िल्म दिखाने से पहले नियमित रूप से दिखाई जाती थी। और जो सिनेमा घर की फ़िल्में हुआ करती थीं, उनके द्वारा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सिनेमा घरों में फ़िल्म से पहले दिखाए जाने वाले जो वृत्त चित्र होते थे, उन्हें जनता को जागरूक करने वाले होते थे वो वृत्त चित्र। उन दिनों चिकित्सा सुविधाएं अधिक विकसित न होने के कारण अधिकांश सरकारी विज्ञापन गंभीर एवं खतरनाक बीमारियों से सचेत करने वाले तथा उनसे बचने के उपाय दिखाए जाते थे। और उसके बाद आप लोगों को बता दें कि ऐसे विज्ञापन भी दिखाए जाते थे जिसमें निजी कंपनियों या दुकान द्वारा बनाए जाते थे, राजनीतिक दल तथा चुनाव से संबंधित हुआ करते थे। तो इन वृत्त चित्रों का प्रयोग जो होता था, तो आने वाली फिल्मों के ट्रेलर भी दिखाए जाते थे। इनके बारे में उस समय के लोग इन वृत्त चित्रों में विशेष रुचि भी रखते थे तथा उनके विषय में घर परिवार में भी चर्चा किया करते थे। आपस में भी लोग इन बातों पे चर्चा किया करते थे। तो आज का हमारा जो है ये समाप्त हो गया और कल का हमारा टॉपिक रहेगा भूमंडलीकरण और मीडिया।